नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट पॉलिटिक्स इज इट्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि राजनीति को समझना, राजनीति को भेदना और राजनीति को परखना हर के बस की बात नहीं होती है। आपने देखा कि आज लंबे अरसे के बाद एक हुआ है लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार, तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश भी करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ आज न्यूज रूम में दो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। एक तरफ आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, तो वहीं आपको दूसरी तरफ फ्रेम में नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने देखा कि आज लंबे अरसे के बाद एक हुआ है लालू परिवार, एक हुआ है शहाबुद्दीन परिवार, इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा? बड़ी खबर है? नहीं समरीन जी, खबर बड़ी है जी, लेकिन जिस तरीके से एंट्री हुई है वह छोटी हो गई है। एंट्री छोटी हो गई ना। आपने क्या कहा, शहाबुद्दीन परिवार। आप कहना चाहती हैं कि हिना साहब और कहना चाहती हैं ओसामा साहब। ओसामा साहब की अपनी पहचान क्या है? आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? शहाबुद्दीन के बेटे हैं, पहचान ये ही है। लेकिन आज जिस तरीके से एंट्री हुई, ये लगा ही नहीं कि वे शहाबुद्दीन के बेटे हैं। मैं उस शहाबुद्दीन की बात नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहता, खौफ वाले शहाबुद्दीन की बात नहीं करना चाहता। लेकिन बगैर खौफ वाले शहाबुद्दीन भी बहुत कुछ थे राजनीति में। और देखिए, शहाबुद्दीन की पहचान, फिर से हम कह रहे हैं, खौफ वाले शहाबुद्दीन को अलग कर दीजिए, लेकिन राजनीति कैसे की जाती है, मजबूती कैसे प्रदान की जाती है, मजबूत कैसे होया जाता है, यह शहाबुद्दीन जानते थे। और आज ओसामा की एंट्री हो रही है, शहाबुद्दीन के बेटे, यही पहचान है ना। लेकिन दो शब्द ओसामा नहीं बोले। और देखिए, ओसामा को राजनीति में आगे जाना है। किन परिस्थितियों में एंट्री हुई, क्यों हुई, इस बात को भी समझना है। देखिए, उपचुनाव है 4 विधानसभा क्षेत्रों में, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। और देखिए, हमें और आपको तो जितनी समझ में आती है वह बात समझ में आती ही है। आरजेडी के लीडरशिप को पता है कि मुसलमान वोट बैंक में छेद हो चुका है, छिटक रहे हैं। हाँ, और इसकी गवाही पूर्णिया के लोकसभा चुनाव ने दी, इसकी गवाही रुपौली विधानसभा के उपचुनाव ने दी, इसकी गवाही सिवान लोकसभा के चुनाव ने भी दी थी। तो जब छेद हो गया तो इन रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन ओसामा साहब की एंट्री हो गई, हिना साहब की एंट्री हो गई। इसका जवाब क्या होगा कि लोकसभा चुनाव में सिवान में हिना साहब को हराने के लिए आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को प्रत्याशी क्यों बना दिया था? इसका जवाब क्या होगा कि शहाबुद्दीन का जब निधन हुआ तो उनकी मिट्टी में लोग क्यों नहीं गए थे? हाँ, ये बड़ा सवाल आज भी बिहार के मुसलमानों में तैर रहा है। ठीक है ना। देखिए, दो परिवार आपस में मिल गए। अब देखिए, सिवान लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखिएगा। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, आपने उम्मीदवार दे दिया अवध बिहारी चौधरी को। क्या हुआ? यदि अवध बिहारी चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो हिना साहब 2024 में सिवान से लोकसभा की मेंबर थी। और वहां यह दिखता कि मुसलमान और यादव एक हैं, वैसे सिवान में यह दिखता नहीं है। तो कैसे हम कह रहे हैं? देखिए, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, याद कीजिए, आपने ही सवाल पूछा था या किसी और साथी ने पूछा था, वह एमपी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रही थी, जेडीयू की प्रत्याशी, बावजूद इसके चुनाव जीत गई 3,86,508 मत लाकर।
हिना साहब जो शहाबुद्दीन की बारिश को आगे बढ़ा रही हैं, 2,93,651 मत लाकर चुनाव हारी इंडिपेंडेंट। और अवध बिहारी चौधरी जो राजद के तीसरे नंबर पर है, 1,98,823 मत। और अंतर कितने का रहा? 92,857। तो हिना साहब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती। और आज जब आपको यह बात समझ में आ गई कि मुसलमान वोट बैंक में छेद है, हाँ, हम नई जातियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, नए सामाजिक समीकरण नहीं गढ़ पा रहे हैं, तो आप हिना साहब को, ओसामा साहब को साथ लाए और उनकी भी मजबूरी है। लेकिन एक बात आपको और कहें, ओसामा साहब को यदि राजनीति करनी है आगे की, तो अपने को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? चुप नेता कुछ नहीं होता है। शहाबुद्दीन, मैं फिर कह रहा हूं, खौफ वाले शहाबुद्दीन नहीं। रवि सर को इस बात का एहसास होगा। शहाबुद्दीन जितनी चर्चा कुरान की कर सकते थे, उतनी ही चर्चा गीता की भी करते थे, उतना ही ज्ञान। और ओसामा साहब खामोश, 2 लफ्ज नहीं निकले। इसका क्या मतलब माना जाए? तो देखिए, ओसामा साहब के बारे में हमारी जो जानकारी है कि दिन में वह 1 बजे सोकर उठते हैं। राजनीति ऐसे नहीं होती है जनाब। मुझे यह मालूम है कि ओसामा साहब भीड़ से भागते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है जनाब। मुझे मालूम है ओसामा साहब बोलना नहीं चाहते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है जनाब। शहाबुद्दीन की गर्जना को याद कीजिए। और देखिए, उपचुनाव के समय आप आए हैं, यदि बेलागंज आप गए तो वहां लोग पूछेंगे मुसलमान के खिलाफ आप प्रचार करने आ गए। बाकी रवि सर बताएंगे कि क्या स्थितियां और परिस्थितियां हैं। आगे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं, देखिए अभी सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने बड़ी मजेदार बात कही और साफ साफ कह दिया कि अगर यहाँ पर रहना है तो कोहराम मचाना होगा। वो कहा भी जाता है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में रहना है तो कोहराम मचाना होगा। आपको क्या लगता है, अगर ओसामा ऐसे ही रहे तो बड़ा उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है आगे के लिए? देखिए, नेता कोई भी होगा, कोई भी पब्लिक से अगर इंटरेक्ट करेगा तो उसको बोलना पड़ेगा, जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा। तो ये अगर चुप्पा है तो वह नेता नहीं है, इतनी बात तो तय। वोटर चुप्पा हो सकता है, नेता को चुप्पा नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वो नेता को बोलना पड़ेगा और उसको आउट स्पोकन। के बेटे हैं, दहाड़ना पड़ेगा। वही कह रहे हैं। तो देखिए, आप दहाड़िए, उस तरीके से मत दहाड़िए, लेकिन दहाड़िए। आप अपनी बात को लाउड एंड क्लियर रूप से, मैसेज आपको जो डिलीवर करना है वह मैसेज को आप डिलीवर करिए अपने लोगों के बीच में, तभी आप पहचान बनेगी, तभी आप कुछ कर पाइएगा। क्योंकि आपके साथ में लिगेसी है, इस बात को समझिए। आप शहाबुद्दीन के बेटे हैं, आप हिना साहब के बेटे हैं, और आपको जो है सो जो टैग किया गया है। अभी देखिए, हम 2024 के चुनाव के बारे में ज्ञानेश्वर जी ने बता दिया कि सिवान में किस परिस्थिति में, आज नहीं तो उनकी माताश्री हिना साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती, वो छोड़ दीजिए। अभी तो यही है ना, जो कालखंड, जो समय दिखाई पड़ रहा है कि 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये बुद्धि विवेक आरजेडी को क्यों नहीं, गोपालगंज में जब चुनाव हो रहा था, याद करिए, उस समय क्यों नहीं आया दिमाग में, उपचुनाव के समय में। तो वो अगर आया होता तो वह सीट भी आज आपके पाले में होती, जो आपने सीट को गवा दिया। तो ये, और उसमें कहा जा रहा था कि साइलेंट रूप से जो है सो हिना साहब का मैसेज अल्पसंख्यकों के बीच में पास ऑन हुआ। उसी का नतीजा हुआ कि उपचुनाव के परिणाम आपके अनुरूप नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, आरजेडी को इस बात को भली भांति मालूम है कि बगैर जोड़े हुए हम हिना साहब को उस जोन में एटलीस्ट कम से कम, और मुस्लिम अल्पसंख्यक में तो वो अंडर करंट होता है, जो मैसेज होगा वो अंडर करंट होगा। तो इस लिहाज से, लेकिन जो ज्ञानेश्वर जी ने एक बात कही कि अगर यदि बेलागंज में जाएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आपने तो कुछ अभी तक दिया नहीं मुसलमानों को, और आप छीनने के लिए आ गए हैं फिर से। तो यह एक बड़ा मुद्दा होगा। इस लिहाज से कहीं ना कहीं आरजेडी, देखिए, निश्चित रूप से ये वोट की समीकरण को ही साधने की कवायद है, लेकिन अब वह बात नहीं है। सवाल कर रहा है, मुसलमान पूछ रहा है कि आप जो 4 सीट का जो है उसमें आप कितने मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, आप मुस्लिम को दिए? आप एक भी नहीं दिए।
तो यह सब तो हमेशा सवाल उनसे पूछा जाएगा और जनता जानना चाहेगी। आप देखिए, हम 2 मिनट के लिए झारखंड में भी चलिए, झारखंड में भी 6 सीट पर आरजेडी लड़ रही है चुनाव, वहां पर भी मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है। तो यह आप क्या जवाब दीजिएगा अल्पसंख्यकों के बीच में, जिससे आप वोट की उम्मीद पाल रखे हैं कि अल्पसंख्यक को हम जोड़ेंगे तो 2+2 होगा। तो लेकिन राजनीति में कभी भी 2+2 नहीं होता है समरीन, इस बात को आप याद रखिएगा। नहीं, इस बात को भी समझना होगा ना सभी। देखिए, जितनी पुरानी पार्टियां हैं जो इस उपचुनाव को ही देखी, वह जाति को देख रही है, वह समीकरण बैठा रही है। लेकिन एक नई पार्टी प्रशांत किशोर, वह जाति के उम्मीदवार भले दे दिए हों, लेकिन जाति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वह मुद्दों की बात कर रहे हैं, वह मुद्दों की बात कर रहे हैं। और देखिए क्या क्या चुनौती प्रशांत किशोर आजकल कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। देखिए, बड़ी चुनौती होगी आरजेडी के नेताओं के पास और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के पास। क्या प्रशांत किशोर की तरह वह मुसलमानों के बीच कुरान की आयत पढ़ पाएंगे? गैर मुस्लिम नेता, फराटेदार, हाँ फराटेदार। और क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर? कि कुरान में आयत का पहला शब्द है इकरा। इकरा का मतलब ज्ञान, पढ़ो। और आपके नेताओं ने, जिसे आप आज तक वोट देते आए हैं, उन्होंने आपको अनपढ़ बना रखा है। तो देखिए, मुद्दे की बात भी हो रही है। और प्रशांत किशोर राजनीति को जिस रास्ते में ले जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले प्रयास में झटका लगेगा, दूसरे प्रयास में झटका लगेगा, मुझे पता नहीं। लेकिन वे यह कह रहे हैं आंखें बंद कर लो। मैं रामगढ़ में उनके संबोधन को सुन रहा था। उन्होंने कहा, आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। आपने राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए वोट दिया, वो मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आ गई। आपने फलाजी के नेता को, फलाजी को नेता बनाने के लिए वोट दिया, वो बन गए। लेकिन अब आंखें बंद कर लो और यह सोचो कि आपके बेटे को क्या मिला, और आपके बेटे को पढ़ने के लिए और आपके बेटे के रोजगार के लिए क्या है। इसके बाद जनता निरुत्तर हो जा रही है, उनकी आंखें डबडबा जा रही है। तो देखिए, जब बात बच्चों की होती है तो हमें भी सोचना पड़ता है, रवि सर को भी सोचना पड़ता है, और आगे जब आप बढ़ेंगी तो आपको भी सोचना होगा। तो राजनीति वहां जा रही है, इकरा की बात हो रही है। तो फिर देखिए, चुनौती बहुत गंभीर है और नए सिरे की राजनीति, परिवारवाद की बात हो रही है। तो आपको लाया गया ऐसे समय में जब आपको मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ जाकर आपको मत हासिल करना है। ओसामा साहब क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आगे की एक चुनौती और आप रवि सर से बात कर लें कि आखिर ओसामा साहब आए हैं, हिना साहब तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ओसामा साहब कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या संभावनाएं बनती है? जी, प्रश्न है रवि जी, आपको क्या लगता है? ओसामा साहब ये तो कंफर्म है कि 2025 के चुनावी दंगल में कूदेंगे ही कूदेंगे, लेकिन किस तरह की चर्चाएं हैं, क्या कुछ खबरें मिल रही हैं, कहां से लड़ेंगे ओसामा साहब? देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, ज्ञानेश्वर जी से बात हमारी हो रही थी, तो हम लोग वो जीरादेई की बात कर रहे थे। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि परिसीमन के बाद वह बदल गया है स्वरूप, वो रघुनाथपुर हो गया, वो रघुनाथपुर हो गया है, जहां इनका गांव है, जहां इनका गांव है, जो प्रतापपुर। जी नहीं, हाँ प्रतापपुर, बिल्कुल जी। तो वो प्रतापपुर जो गांव है वह अब चला गया है रघुनाथपुर विधानसभा में। तो वैसे में अब वहां पर देखिए, वहां पर पेंच अब ये फंसेगा कि वहां पर से यादव, हरिशंकर यादव चुनाव जीते हुए हैं, वो भी इनके ही हैं, वो भी इनके ही हैं। बिल्कुल यादव को टिकट काट, बिल्कुल शहाबुद्दीन परिवार के प्रति समर्पित हरिशंकर यादव हैं, समझे ना। पिछले बलिदान दे देंगे, अब वो तो अलग बात है। मनोज कुमार सिंह चुनाव लड़े थे, देखिए वहां तो मनोज कुमार सिंह वो भी प्रतापपुर गांव के हैं, बीजेपी में रहे, लोजपा में रहे, और शहाबुद्दीन के बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त। दोनों गेहूं पिसवाने साथ जाते थे, दोनों ने साइकिल की सवारी साथ शुरू की थी। लेकिन अंत के दिनों में एक कांड को लेकर दोनों में मतभेद हुआ। इसके बाद तो हिंसा भी हो गई। मनोज सिंह के भाई की हत्या हुई। तो रघुनाथपुर, हाँ, रघुनाथपुर से उनके लिए चर्चाएं हैं। अब ऐसे तो मान लीजिए कोई दूसरे अगर बेल्ट में ले जाएगा तो फिर स्थानीय और बाहरी की बात होने लगेगी, तो वो उनके लिए माने ओसामा के लिए परेशानी का सबब। और कई लोग कह रहे हैं सिवान विधानसभा, तो अवध बिहारी चौधरी, उम्र हो गई है। लेकिन देखिए 2020 के नतीजे को हम देखते हैं तो बहुत मुश्किल से अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीते थे।
2000 मतों का अंतर था ओम प्रकाश यादव बीजेपी से। बिल्कुल। ओम प्रकाश यादव कौन? ओम प्रकाश यादव सांसद भी रहे, वही ओम प्रकाश यादव जिन्हें शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मारा था, और उसी ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को चुनाव हरा दिया था। तो फिर से ओम प्रकाश यादव, और देखिए शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा अधिक होता है, लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं, यदि ओसामा साहब जनता से दूर भागते रहे, भीड़ से सामना नहीं करने की स्थिति में आए, भीड़ से सामना करने की स्थिति में नहीं आए, तो फिर नेता नहीं बन पाएंगे। मंच पर जाएंगे, बोलना पड़ेगा ना, किस बात का शर्म लिहाज। अरे आप शहाबुद्दीन के बेटे हैं, दहाड़िए ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शेर के बेटे। हाँ हाँ, लेकिन देखिए जेडीयू हमलावर हो गया, जेडीयू हमलावर हो गया ना, कि आरजेडी वालों को ऐसे ही लोग मिलेंगे शहाबुद्दीन। हाँ, बीजेपी ने भी हमला बोल दिया। हाँ, तो ये बातें तो होगी, ये बातें जी। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, अब तो शहाबुद्दीन परिवार, लालू परिवार एक हो गया है, उपचुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा राजद को, महागठबंधन को, लालू तेजस्वी? नहीं, फिर वही बात है ना कि ओसामा साहब कितने चमक पाते हैं, अपनी चमक तो दिखाएं। अपनी चमक तो दिखाएं। जाकर किसी से चुपके से मिल लेना, बैठ जाना और एक शब्द नहीं बोलना, इमेज और खराब हो जाएगी। ये तो शहाबुद्दीन का बेटा लगता ही नहीं है रे भाई। कहां शहाबुद्दीन, कहां ओसामा साहब? तो आपको अपने भीतर में क्रांति पैदा करनी होगी। फिर हम कह रहे हैं हथियार की क्रांति नहीं, लोकतंत्र की क्रांति, वोट की क्रांति, ठीक है ना। उस बात को, उस चैप्टर को भूल जाइए जिसके कारण शहाबुद्दीन बदनाम हुए, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, सजा याफ्ता होना पड़ा। लेकिन शहाबुद्दीन में बहुत सारी खूबियां थी, वो ओसामा में भी दिखती है। हाँ ठीक है, आप ओसामा में देख रहे होंगे। ओसामा में जो अभी खूबियां दिखती हैं वह एक छोटे से घेरे में दिखती है। उस घेरे को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। दिख रही है वो दुनिया को भी आपको हाँ हाँ बिल्कुल, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। नहीं, अब देखिए ना कि ओसामा साहब, अब देखिए और चुनौती है ना। अब आप देखिए, अभी तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, दो बड़े स्टार प्रचारक, ठीक है। सम्राट चौधरी का दौरा तो शुरू हो गया है। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर से जाएंगे या रोड शो करके चले आएंगे, ठीक है। और प्रशांत किशोर देखिए उन्हीं क्षेत्रों में कैंपेन लगातार कर रहे हैं, हाँ जमे हुए हैं। फिर से हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर को सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा मानना है, आज देखिए 27 अक्टूबर को हम लोग बात कर रहे हैं कि रामगढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला है, ठीक है ना। रामगढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला है, हाथी की चाल भी ठीक है, कमल भी है, समझे ना, लालटेन भी है, और 28 तारीख को मालूम होगा जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए, मैं तरारी की बात करूं, वहां अभी आमने सामने की लड़ाई है, अभी तीसरे की एंट्री नहीं हुई है, ठीक है ना। बेलागंज की हम बात करें, बेलागंज में कौन नंबर 1 हो जाएगा, कौन नंबर 2 होगा, हाँ वहां त्रिकोणीय लड़ाई है, समझे ना। इस बात को एकदम भूल जाइए कि वहां आमने सामने की लड़ाई है। और जब तीसरी लड़ाई होगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी, फिर देखिए इमामगंज भी त्रिकोणीय लड़ाई की ओर बढ़ता दिख रहा है, ठीक है ना। और परिवार ये सब जगह चर्चा हो रही है। इसलिए देखिए, ये उपचुनाव हो रहे हैं, कई लोग चर्चा कर देते हैं कि देखिए 2014 में रवि सर गवाह हैं कि 2014 में तो भाई जेडीयू इतनी सीटें हार गई थी, आरजेडी जीत गई थी, लेकिन 2015 में क्या हुआ। लेकिन यदि उससे आप तुलना करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के रूप में उसे आप इस रूप में पढ़िए कि तब 2 ही पार्टियां थी, मतलब एक महागठबंधन और एक एनडीए, इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला, ठीक है ना, 2013 में, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला। लेकिन अब यदि उपचुनाव में तीसरी पार्टी की एंट्री होती है, केवल जीत के रूप में नहीं, यदि उसके कारण कोई चुनाव जीत रहा है, चुनाव हार रहा है, तो भी मान लिया जाना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में करेक्शन होने का समय आ गया है। और यदि कहीं परिवार वाले को झटका लग गया, तब तो फिर 2025 में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। निश्चित रूप से देखिए, टिकट के मामले में हम हार जीत के मामले में नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिर ये सोचना पड़ेगा कि बिहार की जनता क्या परिवार को नकार रही है, नए प्रयोग करने होंगे। जी नहीं, देखिए एक बात, नहीं, जनता खदेड़ेगी कि नहीं खदेड़ेगी, या तो वोट
देखिए बोर्ड से, हाँ, बिल्कुल। देखिए एक बात तो ये जो आज जो दो परिवारों के मिलन पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं जी। ये दोनों परिवारों के लिए ज्ञानेश्वर जी जरूरी और मजबूरी थी आज। हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि अगर हम नहीं मिलेंगे तो उपचुनाव तो छोड़ दीजिए, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो संजो के रखा है आरजेडी ने, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने, तो वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा था इन लोगों को। इसलिए यह जरूरी और मजबूरी हम कह रहे हैं। लेकिन जरूरी और मजबूरी में एक लाइन और है कि आपको शहाबुद्दीन के पुत्र को कम से कम अपनी चमक और धमक दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल, राजनीतिक रूप से, बिल्कुल। राजनीतिक रूप से, नॉट अपने पिता के ऐसा, राजनीतिक रूप से चमक धमक दिखाने की जरूरत है। तभी आप लोगों के बीच जा सकेंगे, कुछ बोल सकेंगे। मुझसे ही आज देखिए मोतिहारी बात हो रही थी, अररिया बात हो रही थी, किशनगंज बात हो रही थी। जब ओसामा साहब शामिल हो गए, लोगों ने पूछा कि ओसामा बोला क्या? अरे तो आप बोले ही नहीं। शहाबुद्दीन की जो फैन फॉलोइंग है वह जानना चाहती कि ओसामा साहब ने तेजस्वी के साथ होने का क्या तर्क रखा, हम क्यों साथ आए। बिल्कुल, हाँ, हम क्यों, इन्होंने कहा ना जरूरी नहीं मजबूरी। तो फैन फॉलोइंग यह जानना चाहता है कि ओसामा साहब क्यों साथ गए और ओसामा साहब आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, और लालू तेजस्वी परिवार ने क्या कमिट किया। क्या केवल एक टिकट का समझौता हो गया? क्या केवल एक टिकट का समझौता हो गया? प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? 40 सीटें देंगे मुसलमान को। जहां तेजस्वी मुसलमान को खड़ा करेंगे वहां हम मुसलमान नहीं देंगे। लेकिन ये भी नहीं होने देंगे कि मुसलमान वाले क्षेत्रों में जहां मुसलमान अधिक है, यादव कम है, वहां यादव को आरजेडी टिकट दे दे और विधायक बना दे, जैसा बनाते आ रहे हैं। ये नहीं होने देंगे, ठीक है ना? हाँ, तो फिर ओसामा शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार, दो बड़े परिवार की आज जब दोनों में बात हो गई, मिलन समारोह हो गया, तो बिहार की जनता जो इनके समर्थक है वो जानना चाहते हैं कि सौदा क्या हुआ। सौदा क्या हुआ? हाँ, तो आने वाला वक्त ही क्या केवल एक सीट के लिए सौदा हो गया? जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो शहाबुद्दीन ओसामा साहब या हिना साहब के साथ में जो इतने समय तक कष्ट के दौर में जो बात हिना साहब ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं वो, हाँ, कि उन्होंने कहा कि देखिए जब साहब थे तो सब लोग थे, लेकिन साहब के गुजरने के बाद कोई नहीं पूछने तक आ रहा है। तो वो अब जो लोग मजबूती से उनके साथ खड़े रहे उनको क्या मिलेगा इस दो परिवारों के मिलन से? समरीन से ज्यादा कोई इस बात का गवाह नहीं है कि उन्होंने लालू जी के बारे में कुछ कह दिया था, अच्छी बातें कह दी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, गार्जियन है। हाँ, और इसके बाद उनके जो समर्थक थे कितने मायूस हो गए थे, कितने निराश हो गए थे। इसका ये भी एक कारण है हार का। हाँ बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां कि भाई सौदा क्या हुआ, क्या केवल एक सीट का सौदा हो गया? हाँ, या और कोई बड़ी बात हुई? और फिर ओसामा साहब अपना, उनका कोई फैन फॉलोइंग तो है नहीं, जो कुछ है वो शहाबुद्दीन का है। शहाबुद्दीन को जो चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, उनको लोग नहीं, उनको पहले बताएं तो, उनको बताएं तो, बोले तो। ज्ञानेश्वर जी, अब ये एक बात हम माने लाइव सिटीज के व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, उस पर आप ही प्रकाश बेहतर डालिएगा कि जब दो परिवारों का मिलन हुआ तो सिवान का जो क्षेत्र है वहां तो माले के साथ में बराबर ही रहता था। तो अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में अब क्या होगा? ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा, ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा। हाँ, ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि 2015 में जब महागठबंधन बना था तब माले नहीं था उसमें। हाँ, माले नहीं था, कांग्रेस, राजद और जेडीयू ही था। हाँ, अब तो माले भी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा। जी, चलिए, तो अब देखना होगा कि तमाम सवालों से पर्दा कब उठता है। तो धीरे धीरे लगातार बिल्कुल ऐसे ही हम आपको हर एक खबर से अपडेट करते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।